Hello and welcome to the Sadhana Ice Academy. This is the session of NDA and we are discussing about geography. In that geography we have already discussed so many topics like universe and solar system, interior of earth, atmosphere, and then ocean currents, heat budget, topographical features of geography. And now let us start about the geography through mapping. So let us start mapping, because mapping is the very important aspect in the NDA question paper. One or two questions based upon geographical mapping will be there into your question paper. So let us start without any further ado, and we start from South Africa. As you are watching on your screen, this is the map of South America, and in that South American continent there are only 12 to 14 countries. If we take the average of 12 or 14, it is 13. So let us discuss about the South American countries, 13 countries of South America. So these countries are like Venezuela, Guyana, Colombia, Suriname, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Falkland Islands, Brazil, Suriname, French Guiana. These are the almost 13 countries or 14 countries into the South American continent. अब ब्राज़ील की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, ब्राज़ीलिया है. बोलीविया की दो कैपिटल्स हैं, लापाज और सुक्रे. पेरू, लीमा. इक्वेडोर, क्यूटो. कोलंबिया, बगोटा. पैराग्वे, असंशियन. उरुग्वे, मॉन्टेविडियो. अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स. चिली, सैंटियागो. तो इस तरीके से ये साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ और इसकी कैपिटल है. तो ये तो हम लोगों ने इसका पॉलिटिकल फीचर डिस्कस किया. इसके वेस्टर्न कोस्ट पर है पैसिफिक ओशन, जबकि ईस्टर्न कोस्ट पर है अटलांटिक ओशन. तो ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है. और इसके लास्ट में अर्जेंटीना में यहाँ पर एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे फॉकलैंड आइलैंड्स कहा जाता है. ये जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं ये बेसिकली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के आइलैंड हैं, लेकिन इन पर जो डोमिनेशन है, जो कब्जा है, ये यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटेन का. तो ये फॉकलैंड आइलैंड्स भी साउथ अमेरिकन टेरिटरी का ही एक पार्ट हैं. यहाँ अब हम लोग इसका अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखें, फिजिकल मैप, तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो साउथ अमेरिका में जिनसे इक्वेटर पास होकर के गुजरता है. इक्वेटर पासेस फ्रॉम विच कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. तो 3 कंट्रीज़ हैं जहां से इक्वेटर पास होकर के गुजरता है. ये 3 कंट्रीज़ हैं इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आर दी 3 कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस थ्रू. तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर होकर के गुजरता है साउथ अमेरिका में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस फ्रॉम विच कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर के गुजरता है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा. तो यहां पर आप देखिए ये जो 3 कंट्री हैं, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यहां से तो इक्वेटर जाता है. और 4 कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर के गुजरता है. और ये 4 कंट्रीज हैं चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील. चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील. तो इसका आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन का 4 कंट्रीज हैं, चिली, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील.
तो ये 4 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर के गुजरता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में साउथ अमेरिका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आती हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट सिटी है सैंटियागो, चिली की कैपिटल सैंटियागो, पैराग्वे की कैपिटल असंशियन, और इक्वेडोर की कैपिटल क्योटो, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में लाई करती हैं साउथ अमेरिका में। तो ये तो 3 क्वेश्चंस हो गए रैंडम क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग थोड़े मैपिंग पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए साउथ अमेरिका में ऑलमोस्ट जो रीजन है ये रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, इसलिए आपको यहाँ ग्रीनरी बहुत दिख रही होगी। और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है एंडीज माउंटेन रेंज है ये। और ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है इट इज़ कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसकी टोटल लेंथ है 7,200 किलोमीटर्स। तो ये एंडीज माउंटेन रेंज पूरे साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है। तो नॉर्थ से साउथ तक इसका एक्सपेंशन है। एंडीज माउंटेन रेंज का 7,200 किलोमीटर की लेंथ है। इसके अलावा यहाँ एंडीज वाले पूरे रीजन को वेस्टर्न हाईलैंड्स कहा जाता है। वेस्टर्न हाईलैंड्स ये ईस्टर्न कोस्ट पर पराना पैराग्वे रीजन कहलाता है। पराना एक नदी का नाम है। अमेज़न का तो नाम आपने सुनी रखा होगा। अमेज़न ब्राज़ील में बहती है और सबसे लंबा कैचमेंट एरिया बनाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अकॉर्डिंग टू कैचमेंट एरिया इज अमेज़न। और सेकंड नंबर पर साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है पराना। तो पराना पैराग्वे के रीजन में बहती है। तो ये पराना पैराग्वे रीजन कहलाता है। तो ये फिजिकल मैप है साउथ अमेरिका का। अब इस साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा में पहले हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है एंडीज़ का इसे नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। इस नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा में भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ये सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, ये ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा मतलब माउंटेन रेंज। तो ये माउंटेन रेंज को कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, ईस्टर्न कॉर्डिलेरा और नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा ये मेन पार्ट हैं एंडीज माउंटेन रेंज के। अब एंडीज माउंटेन रेंज में बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स भी हैं। जैसे माउंट कोटोपैक्सी है ये इक्वेडोर में। इट इज़ कंसीडर्ड एज दी हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। तो ये माउंट कोटोपैक्सी वॉल्केनो है इक्वेडोर में। और ये माउंट चिम्बोराजो है। माउंट चिम्बोराजो, ये माउंट चिम्बोराजो भी इक्वेडोर में ही है और ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये वॉल्केनोज इक्वेडोर में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पर है एंडीज माउंटेन रेंज में। अब हम लोग बोलिवियन प्लेट्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये साइंटिस्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे साइंटिस्ट का, कि आज से लगभग 7,90,000 साल पहले एक कॉमेट अर्थ से टकराया और वो जो अर्थ से टकराया वो साउथ अमेरिका के इसी बोलीविया पर टकराया। तो बोलीविया में टकराने की वजह से, कॉमेट के टक्कर होने की वजह से वो धरती नीचे धंस गई और वो क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर जो आसपास का हाईलैंड एरिया उठ गया, उसे बोलिवियन प्लेट्यू कह दिया गया। तो ये जो बोलिवियन प्लेट्यू है ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का आफ्टर तिब्बत। तिब्बत के पठार के बाद, तिब्बतन प्लेट्यू के बाद, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू में पामीर
इंडिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पामीर प्लेट्यू है, पामीर नॉट, पामीर नॉट, ये पामीर नॉट तिब्बतन प्लेट्यू में है। तो ये तिब्बतन प्लेट्यू में पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा गया है, संसार की छत अगर कहा गया है, तो इसका मतलब ये पूरे संसार का सबसे ऊंचा भाग होगा। तो इसीलिए हाईएस्ट प्लेट्यू पूरे वर्ल्ड का ये तिब्बतन प्लेट्यू कहलाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हाईएस्ट प्लेट्यू है ये बोलिवियन प्लेट्यू। तो बोलिवियन प्लेट्यू में बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है बोलिवियन प्लेट्यू में। यहां पर इसे कहते हैं लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। तो ये लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका वहन वाली झील टिटिकाका लेक को कहा जाता है। ये टिटिकाका लेक जो है ये बोलिवियन प्लेट्यू में ही स्थित है। तो ये भी बोलिवियन प्लेट्यू का एक जियोग्राफिकल फीचर है। यहाँ ये आप जो एंडीज माउंटेन रेंज देख रहे हैं, इस एंडीज माउंटेन रेंज के इस साइड ईस्टर्न कोस्ट पर ये पूरा का पूरा बोलिवियन प्लेट्यू कहा जाता है। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेट्यू है आफ्टर तिब्बतन प्लेट्यू। तो ये बोलिवियन प्लेट्यू जो है ये यहाँ पर इस रीजन में पड़ता है। लेक टिटिकाका यहाँ का मेन फीचर है। इसके अलावा ये मेटल्स के लिए और अलग अलग टाइप के ओर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। यहाँ पर बहुत टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं बोलिवियन प्लेट्यू में। हाईलैंड्स ऑफ नॉर्थ साइड ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में बहुत सारे हाईलैंड्स हैं, जैसे गिनी हाईलैंड ये है, अमेज़न रिवर बेसिन ये है, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो यहाँ पर है इस साइड बोलिविया की साइड, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा ये ब्राज़ील में है, प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स ईस्टर्न कोस्ट पर है ब्राज़ील में, तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहलाता है। इसे ना तो माउंटेन्स कहते हैं ना प्लेट्यू कहा जाता है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं। है एक्चुअली प्लेट्यू ही, मतलब इतना ऊंचा नहीं है कि माउंटेन हो और प्लेन एरिया भी नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर भी पहाड़ है, तो इसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहते हैं। और इन्हीं ब्राज़ीलियन हाईलैंड से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है पराना रिवर। ये पराना रिवर यहीं ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है, इसका ओरिजिन ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही होता है। और साथ ही साथ जो अमेज़न रिवर है इसका भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में आकर के मिलती हैं। वैसे अमेज़न का ओरिजिन एंडीज माउंटेन रेंज से होता है और फिर इसका ड्रेनेज यहाँ अटलांटिक ओशन में हो जाता है अमेज़न का। पिराना रिवर ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है और फिर नीचे जाकर के अटलांटिक ओशन में मिल जाती है, कन्फ्लुएंस हो जाता है इसका। तो अब हम लोग इस रीजन की, जो हम लोगों ने अभी हाईलैंड्स वाले रीजन देखे, इन रीजन्स के इम्पॉर्टेंस जान लेते हैं। तो सबसे पहला है गिनी हाईलैंड, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं गिनी हाईलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, द लार्जेस्ट फॉल, वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स, तो ये एंजल फॉल्स इसी गिनी
हाईलैंड्स में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है कारोनी रिवर। तो ये कारोनी रिवर से फॉर्म होता है एंजल फॉल्स। कारोनी रिवर से एंजल फॉल्स बनता है। ये इसी गिनी हाईलैंड्स में जाकर के नीचे रिवर गिर जाती है और एंजल फॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है और ये वेनेजुएला के बाद जो दूसरा सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर लेक में बनता है। क्रेटॉन, अबंडेंस ऑफ रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर रिजर्व्स। तो यहाँ इस रीजन में गिनी हाईलैंड्स में सोना भी मिलता है, हीरे की खानें भी हैं, आयरन ओर की भी खानें हैं और इसके अलावा यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है। तो इक्वेटोरियल रीजन हमेशा टॉरेड जोन में आता है, तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है और लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है तो आसपास से हाई प्रेशर बेल्ट के साथ क्लाउड्स भी आते हैं और रोज़ बारिश होती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। ये फीचर है गिनी हाईलैंड्स का। अब हम लोग प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो के बारे में, जो बोलीवियन प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंशियंट इरोजनल प्लेट्यू, बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, इसमें इरोजन होने लगा है जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है घटने लगी है, कम होने लगी है। ये ड्राई ग्रासलैंड एरिया है, इसे सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर मेन प्रोफेशन जो है ये कैटल रेयरिंग है। एग्रीकल्चर यहाँ ज़्यादा नहीं होता, कैटल रेयरिंग होती है, पशुपालन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर भी सोने और हीरे की खदानें हैं। प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा, तो ये जो प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा है ब्राज़ील में, यहाँ पर अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा, ये सेमी एरिड डेसिडुअस थॉर्नी स्क्रब पाए जाते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर 20 इंच से कम बारिश होती है एनुअली। हल्का फुल्का वेजिटेशन पाया जाता है और जो भी वेजिटेशन पाया जाता है ये कांटेदार नुकीलेदार झाड़ियों के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं जो अपने पत्ते साल में एक बार गिरा देते हैं। तो ये है प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा ब्राज़ील में। अब नेक्स्ट है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया का इम्पॉर्टेंस हम लोग अब डिस्कस करते हैं, जिसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहा जाता है। ये इसका फॉर्मेशन लावा से हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से। तो लावा के डिपोजिशन से ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स बने हैं। मिनास गाराइस रीजन, आयरन एंड गोल्ड रिजर्व। तो यहाँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है मिनास गाराइस। मिनास गाराइस रीजन बहुत ज़्यादा गोल्ड और आयरन डिपोजिशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और आयरन रिजर्व्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो लावा से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत सारे मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स और प्योर फॉर्म में ये पाए जाएंगे। तो ये 3 रीजन्स हैं, ये 4 रीजन्स हैं जो साउथ अमेरिका के हाईलैंड्स के फॉर्मेशन को डेवलप करते हैं। तो गिनी हाईलैंड्स जो है ये एंजल फॉल्स, जो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कारोनी रिवर से फॉर्म होता है, वो गिनी हाईलैंड्स में है। इरोजनल प्लेट्यू है बहुत पुराने, माटो ग्रासो प्लेट्यू। ये सवाना ड्राई एरिया ग्रासलैंड को डेवलप करते हैं। कैटल रेयरिंग यहाँ का मेन प्रोफेशन है और यहाँ पर भी हीरे और सोने की खदानें हैं। प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरीमा एक सेमी एरिड रीजन है, ड्राई डेजर्ट एरिया है, 20 इंच से कम एनुअल रेनफॉल होता है। डेसिडुअस ट्रीज़ बहुत कम मात्रा में होते हैं, ज़्यादातर कांटेदार नुकीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स लावा के फॉर्मेशन से बने हैं, लावा के डिपोजिशन से, और इसीलिए यहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है मिनास गेराइस रीजन। तो मिनास गेराइस रीजन आयरन और गोल्ड रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो साउथ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये साउथ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है पिराना। तो पिराना रिवर ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही ओरिजिनेट होती है। अब हम लोग ग्रासलैंड और वेजिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं साउथ अमेरिका में। तो इसके जो ग्रासलैंड्स हैं, जैसे वेनेजुएला में है लानोस, फिर इधर ब्राज़ील में सेल्वास, कैंपोस, सार्ताओ, ये सब यहाँ के ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स किसे कहा जाता है? तो ग्रासलैंड्स कहा जाता है, एक टाइप का इकोसिस्टम है ग्रासलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ग्रासलैंड रीजन में। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, पानी बहुत कम होता है ग्रासलैंड रीजन में और फ्रेजाइल रीजन होता है ये। Grassland occurs where there is a sufficient moisture for grass growth, but where environmental conditions, climatic and anthropogenic prevent tree growth। तो यहाँ पर ट्रीज या तो बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। झाड़ियाँ पाई जाती हैं क्योंकि पानी बहुत कम होता है इस रीजन में। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्पीशीज पाई जाती हैं फ्लोरा और फौना की, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की हैं। Its occurrence therefore correlates with a rainfall intensity between that of desert and forest, and is extended by grazing or fire to form a plagioclimax in many areas that were previously forested। plagioclimax का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी एरिया का डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ना हो पाना या एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो जाना, तो इसे प्लाजियोक्लाइमैक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स जो हैं, अभी हम लोगों ने कितने सारे ग्रासलैंड देखे साउथ अमेरिका में, जैसे सरताओ है, लानोस है और कैंपोज है और सेल्वास है। ये सारे ग्रासलैंड्स जो हैं, पानी की यहाँ पर कमी है और इसी वजह से ट्रीज़ नहीं होते, घास उगती है और ऊंची ऊंची घास उगती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम का कंजम्पशन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जिसकी वजह से प्लाजियोक्लाइमैक्स डेवलप होता है यहाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि साउथ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं, इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे लानोस है, ये वेनेजुएला में मिलता है लानोस, और ट्रीलेस सवाना है, स्वैम्पी ग्रास है। देखिए कितनी दलदल कीचड़ पाई गई है। तो ये दलदल कीचड़ में ये लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ट्रीलेस सवाना एरिया है ये। सवाना मतलब जहाँ पर ड्राई ग्रास मिलती है, ये सवाना रीजन कहलाता है। तो ट्रीलेस सवाना रीजन है लानोस में, वेनेजुएला में। सेल्वास ब्राज़ील में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ रोज़ बारिश होती है, तो हमेशा ये ग्रीनरी लपेटे रहते हैं, ग्रीनरी ओढ़े रहते हैं, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, जिसकी वजह से इनके इवेपोरेशन का एरिया बढ़ जाता है और पानी इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रहती है। और बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े से, जैसे महोगनी है, जैसे रोज़वुड है, महोगनी, रोज़वुड, रबर यहाँ के मेन सेल्वास के प्लांटेशन हैं। अब नेक्स्ट है कैंपोज। तो कैंपोज जैसे आप यहाँ पर देखिए,
ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ट्री नहीं होते, ट्रीलेस होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रास होती है ये भी सेमी ड्राई और सेमी ग्रीन ग्रास यहाँ पर पाई जाती है। इसे कैंपोस कहा जाता है और ये कैंपोस भी ब्राज़ील में देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे स्टेपी है, ये यूरेशिया में मिलता है, पुस्ताज हंगरी में मिलते हैं, प्रेरीज यूएसए में देखा जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, सवाना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में, टैगा यूरोप एंड एशिया में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग अभी साउथ अमेरिका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रासलैंड्स की बात हुई तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इनके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब सरताव, ये भी एक ग्रासलैंड है, सरताव। ये ग्रासलैंड सरताव कहाँ पाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो सरताव ग्रासलैंड है, ये सरताव ग्रासलैंड ब्राज़ील में मिलता है, ब्राज़ील में ईस्टर्न कोस्ट पर मिलता है। ड्राई स्क्रब लैंड है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैक्टस जैसे ट्रीज मिलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट पाए जाते हैं यहाँ पर, जीरोफिटिक वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो ये है सरताव। अब पराना रीजन जो अभी हमने कहा था, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका की, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, पराना, और इसका ओरिजिन ब्राज़ीलियन हाईलैंड से होता है। ये हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, तो यहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है और ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर के फिर ये इस एंड पर आकर के ख़त्म हो जाती है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं इस टाइप से। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्राज़ील से निकल करके फिर बोलीविया, फिर पेराग्वे में आती हैं और पेराग्वे में आकर के बाहर निकल जाती हैं अटलांटिक ओशन में। तो ये पराना रीजन है। अब पराना रीजन में जो इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो हैं ग्रैंड चाको और एंथ्रे रियोस। तो ये पराना रीजन में आते हैं। हॉट सेमी एरिड फॉरेस्ट रीजन है ग्रैंड चाको, हॉट सेमी एरिड फॉरेस्ट रीजन है, बहुत गर्मी होती है ग्रैंड चाको में। यहाँ पर ग्रासलैंड है लेकिन ट्रीज भी पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे ट्रीज भी मिलते हैं ग्रैंड चाको में और फॉरेस्ट रीजन है ये। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी बहुत कम होती है। एंथ्रे रियोस ये जो रीजन है ये दो नदियों के बीच में है, अमेज़न और पिराना नदियों के बीच में। तो इसीलिए एंथ्रे मीन्स इन बिटवीन, रियोस मीन्स रिवर। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो ये पंपास जो हैं ये भी ग्रासलैंड्स हैं और ग्रासलैंड्स होने की वजह से यहाँ पर भी ट्री नहीं मिलते। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर दिन में तो गर्मी होती है लेकिन रात में बहुत ठंड होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर ग्रासलैंड्स में टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो पंपास अर्जेंटीना के फीचर्स हैं। पैटागोनिया डेजर्ट है, पैटागोनिया डेजर्ट है, रेन शैडो कोल्ड डेजर्ट है ये। तो कोल्ड डेजर्ट में हमेशा बर्फ़ ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप देखिए बर्फ़ बिल्कुल नहीं दिख रही, फिर भी ये कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। और ये रेन शैडो एरिया है, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होती इस वजह से ये पूरा ड्राई एरिया बन जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो जाती है। तो इसीलिए इसे पैटागोनिया डेजर्ट कहा जाता है।
अब हम लोग साउथ अमेरिका की जो रिवर्स हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे ये जो रिवर है ये है अमेज़न रिवर। ये देखिए, ये यहाँ से निकलती है एंडीज से, फिर ये ऐसे 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 होते हुए अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। और यहाँ ये पराना रिवर है जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है और फिर पैराग्वे रिवर से मिल करके यहाँ रियो दे ला प्लाटा में अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। तो ये रियो दे ला प्लाटा है जहाँ पराना रिवर और पैराग्वे रिवर का कन्फ्लुएंस होता है। अमेज़न बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनाती है। देखिए कितना बड़ा कैचमेंट एरिया बन रहा है अमेज़न का, कितना बड़ा कैचमेंट एरिया। तो इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कैचमेंट एरिया। इसके अलावा कोलोराडो रिवर अर्जेंटीना में है। कोलोराडो रिवर अर्जेंटीना का की मेन रिवर है। ये यहाँ पर लेक टिटिकाका है बोलीविया में। हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची वाटर बॉडी है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है लेक टिटिकाका जो बोलीविया में है। इसके अलावा लेक माराकाइबो, यहाँ लेक माराकाइबो है वेनेजुएला में। ओरिनोको रिवर वेनेजुएला से निकलती है। तो ये ओरिनोको रिवर और लेक माराकाइबो वेनेजुएला का एक फिजिकल फीचर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पराना रिवर, पैराग्वे रिवर, अमेज़न रिवर बेसिन, लेक टिटिकाका, कोलोराडो रिवर और लेक माराकाइबो और ओरिनोको रिवर के बारे में डिस्कशन किया। These are the most important rivers and water bodies of South America। अब आपको ये मैप देख करके, मैपिंग से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कोलोराडो रिवर कहाँ पर है। ये है अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, साउथ ऑफ साउथ अमेरिका में कोलोराडो। जबकि ओरिनोको रिवर जो है ये नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला में। साउथ अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पराना रिवर। तो ये पराना रिवर किसके साथ कन्फ्लुएंस करती है? पैराग्वे रिवर्स के साथ। और पैराग्वे रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करके ये ड्रेनेज कहाँ होता है इसका? रियो दे ला प्लाटा में। रियो दे ला प्लाटा अटलांटिक ओशन में रिवर बेसिन है पराना रिवर और पैराग्वे रिवर का। और दुनिया की सबसे बड़ी कैचमेंट एरिया डेवलप करने वाली रिवर है अमेज़न रिवर, जो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट से निकल करके अटलांटिक ओशन में बहती है। बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनाती है। कितनी सारी रिवर्स आप देख रहे हैं जो अमेज़न से निकलती हैं या अमेज़न में मिल जाती हैं। अमेज़न रिवर के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट डेवलप करती हैं। और इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ नेविगेबल हाईलैंड्स और वाटर बॉडीज भी हैं, जैसे इन्हें मानुआस कहा जाता है। मानुआस, अभी हम लोग मानुआस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस एरिया में यहाँ पर मानुआस का रीजन मिलता है अमेज़न रिवर बेसिन में। यहाँ अमेज़न रिवर बेसिन में पेट्रोलियम रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के बहुत बड़े यहाँ पर सोर्सेज हैं। वेनेजुएला जो है ये बहुत ही बड़ा पेट्रोलियम एनरिच्ड कंट्री माना जाता है। तो यहाँ जितने भी रिवर्स हैं अमेज़न से निकल करके उनके एंड्स पर पेट्रोलियम रिजर्वायर्स मिलते हैं। यहाँ नेचुरल रबर का भी प्लांटेशन होता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में महोगनी, इसके अलावा रोजवुड और रबर के प्लांट्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ नेचुरल रबर जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होने लगा है। और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह यह है कि यहाँ पर
कैटल रियरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगी है, पशुपालन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा है, और वो पशु जो हैं ये घास को, चारों को खा जाते हैं और अपने पैरों से कुचल भी देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोयाबीन फील्ड को भी डेवलप किया जा रहा है, और सोयाबीन फील्ड डेवलप हो जाने की वजह से जो यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है ये घट रहा है, साफ हो रहा है, और इसी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर एक सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क बन गया है कि ये क्या फ्यूचर में सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं। अगर इनका ऐसे ही कंजम्पशन होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हम लोगों की ही ह्यूमन टेंडेंसी की ही वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में सस्टेन कर सकते हैं। तो अमेज़न रिवर के बाद अब जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये है पराना रिवर सिस्टम। तो जो पराना रिवर सिस्टम है ये यहाँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलता है, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकल करके, यहाँ से निकल करके फिर ये रियो दे ला प्लाटा में पैराग्वे रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करके अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। तो फ्रॉम सोर्स टू इट्स जंक्शन विद पैराग्वे नोन एज आल्टो पराना। तो जहाँ पर पराना रिवर, ये पराना रिवर है, ये पैराग्वे रिवर आ रही है, ये दोनों यहाँ पर आकर के एक दूसरे के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसे कहा जाता है आल्टो पराना। आल्टो पराना, तो ये रीजन कहलाता है आल्टो पराना रीजन, और यह आल्टो पराना रीजन मिलकर के पराना पैराग्वे रिवर्स रियो दे ला प्लाटा में अटलांटिक ओशन में मिल जाते हैं। और इस पराना और पैराग्वे रीजन में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एंजल वाटरफॉल्स डिस्कस किया था, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में। और भी बहुत सारे वाटरफॉल साउथ अमेरिकन रीजन में हैं जो पराना और पैराग्वे रिवर के कन्फ्लुएंस से बनते हैं। यहाँ पर मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बिजली बनाने का काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन का। इसके अलावा जो रिजर्वायर बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का, इस रिजर्वायर का पानी इरिगेशन की काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीट कल्टीवेशन इन पंपास रीजन, तो पंपास रीजन जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ग्रासलैंड है अर्जेंटीना का। तो अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड है, यहाँ पर जो ग्रास डेवलप होती है ये वीट ग्रास को डेवलप किया जाता है, और इसीलिए साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा वीट कल्टीवेशन अर्जेंटीना में पंपास रीजन में देखा जाता है। अब उरुग्वे रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो है पैराग्वे रिवर, और यहां पर ये जो रिवर्स हैं ये उरुग्वे की हैं। तो उरुग्वे पैराग्वे से कन्फ्लुएंस कर जाती हैं, जॉइंस पराना रिवर टू फॉर्म रियो दे ला प्लाटा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये उरुग्वे रिवर जो है ये पैराग्वे रिवर से मिल करके फिर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आल्टो पराना जो पॉइंट है, यहाँ पर पराना रिवर के साथ मिल करके फिर एक रिवर बन करके रियो दे ला प्लाटा में, यहाँ पर रियो दे ला प्लाटा में अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज हो जाता है। तो ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ये जो एस्चुरी होती है ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट पर मिलती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर इंडिया का जो स्लोप है, जो ढाल है, ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। इसीलिए सारी रिवर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से, स्पीड से आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो हमारे यहाँ इंडिया में आपको डेल्टा मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट पर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केजी बेसिन ईस्टर्न कोस्ट पर है। तो यहाँ पर डेल्टा बनता है, जबकि हमारे इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पर जितनी नदियाँ गिरती हैं अरेबियन सी में, चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, या फिर
माही हो, ये सारी की सारी नदियाँ बहुत धीरे 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 से ज़मीन को काटते हुए आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सकरी वैली, बहुत ही नैरो वैली का फॉर्मेशन होता है, और ये नैरो वैली जो है ये वी शेप्ड वैली बन जाती है, बहुत ही नैरो वी शेप्ड वैली, और इस नैरो वी शेप्ड वैली को नाम दिया जाता है एस्चुरी। तो यहाँ पर एस्चुरी ईस्टर्न कोस्ट पे बन रही है, लेकिन इंडिया में एस्चुरी वेस्टर्न कोस्ट पर बनती है, तो इसे एस्चुरी कहा जाता है। ये जो रियो द ला प्लाटा है ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ उरुग्वे रिवर सिस्टम में भी मेन फंक्शन रिवर्स पर डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है और इरिगेशन फैसिलिटी को मोटिवेट करना है। तो इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ के मेन फंक्शन हैं उरुग्वे रिवर सिस्टम के। ये नेविगेशन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती उरुग्वे रिवर सिस्टम। यहाँ पर जो नाव चला करके बोटिंग करके टूरिज्म को फैसिलिटेट करना ये यहाँ का मेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईलैंड एरिया हैं और बहुत ही ज़्यादा नैरो वी शेप्ड वैलीज हैं, रिफ्ट वैलीज हैं, जिसकी वजह से इसे नेविगेशन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन भी है, यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी है, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन भी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन भी है। तो बहुत सारे रीजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए ये पैटागोनिया का डेजर्ट है, यहाँ पर अटाकामा का डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट एरिया है पूरा का पूरा। इसके अलावा ये जो चिली वाला रीजन है, इस चिली रीजन में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। मेडिटेरेनियन सी है एशिया और अफ्रीका के बॉर्डर पर, एशिया और अफ्रीका के बीच में, और वहाँ से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है चिली में। तो चिली के ईस्टर्न कोस्ट पर यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। ब्रिटिश क्लाइमेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जो फॉकलैंड वाला एरिया है, ये फॉकलैंड वाले एरिया में ब्रिटिश क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, पूरा अमेज़न का जो कैचमेंट एरिया है, ब्राज़ील वाला एरिया, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, मानसून देखने को मिलेगा। फिर इसके नीचे टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पंपास के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पंपास में टेम्परेट ग्रासलैंड वाला क्लाइमेट है। एग्रीकल्चर ऑफ साउथ अमेरिका, तो अब हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर पाया जाता है यहाँ साउथ अमेरिका में, इस रीजन में। कोलंबिया है ये, तो कोलंबिया में इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाने की वजह से यहाँ पर टिम्बर, मतलब जो लकड़ी का कारखाने हैं बहुत ज़्यादा हैं, टिम्बर फैक्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। पूरे ब्राज़ील में इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर पाया जाता है। इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, ये दोनों टाइप के वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं ब्राज़ील एरिया में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, यहाँ पंपास में वीट कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन अर्जेंटीना और पंपास रीजन में होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में होता है साउथ अमेरिका में। चिली वाले रीजन में यहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पाया जाता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर बारिश जो है ये विंटर सीजन में होती है, जबकि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में समर्स में बारिश होती है, विंटर्स ड्राई होते हैं। मेडिटेरेनियन में विंटर्स में बारिश होती है, समर्स ड्राई होते हैं। तो इस वजह से डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर मेनली सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स में भी ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं, इस टाइप के लेमन हैं। तो इस टाइप के सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, और ग्रेप्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने की वजह से यहाँ पर विटीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स कहलाता है विटीकल्चर, या वाइनी कल्चर भी कहते हैं इसे।
और वाइन इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इक्वेटोरियल क्रॉप्स, तो जैसे कोकोआ है, ये कोकोआ इक्वेटोरियल क्रॉप है जो ब्राज़ील में देखने को मिलती है। एवोकाडो और पाइनएप्पल यहाँ के मेन वेजिटेशन है। नेटिव क्रॉप ऑफ ब्राज़ील कोकोआ, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील में ही होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोकोआ। ग्रोन इन अमेज़न बेसिन बाहिया रीजन, तो अमेज़न बेसिन में बाहिया रीजन में कोकोआ के कल्टीवेशन की वजह से कॉफ़ी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्राज़ील में पाई जाती है। इसके अलावा एवोकाडो, जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये एवोकाडो की इमेज है। एवोकाडो इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नट। ओरिजिन अमेज़न बेसिन ही है एवोकाडो का। ये जो एवोकाडो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है और अमेज़न पर, ब्राज़ील पर, पूरे के पूरे रीजन पर स्पेनिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, तो ये वहाँ का ओरिजिनेशन हुआ है, तो एवोकाडो नाम पड़ गया है। पाइनएप्पल नेटिव टू साउथ ब्राज़ील एंड पराना रिवर बेसिन, तो ये जो पाइनएप्पल है ये पूरे साउथ ब्राज़ील में और पराना रीजन में देखने को मिलता है। अब कॉफ़ी, कोलंबिया, सेंट्रल कॉर्डिलेरा में, कोलंबिया में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। कोलंबियन कॉफ़ी का जो टेक्सचर है ये माइल्ड होता है। अपर पराना बेसिन में यरबा माटे नाम की एक क्रॉप पाई जाती है। रबर अमेज़न बेसिन में देखने को मिलता है। शुगर केन, ये फ्राजेंडाज जो है, लार्ज फ्राजेंडाज, यहाँ पर शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रॉपिकल वैरायटी, जहाँ अभी हम लोगों ने ब्राज़ील में देखा था इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, तो यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में शुगर केन मिलता है, उसे फ्राजेंडाज कहा जाता है, लार्ज फ्राजेंडाज। तो यहाँ जो शुगर केन होता है उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है। बेलो हॉरिजॉन्टे, साओ पोलो, सैंतोस और रियो डी जेनेरो में मेनली शुगर केन डेवलप किया जाता है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है, साओ पोलो ब्राज़ील में है, सैंतोस ब्राज़ील में है, बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ीलियन हाईलैंड में है। साओ पोलो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, साओ पोलो को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो साउथ अमेरिका में देखने को मिलती हैं वो हैं कॉर्न, पोटैटो, टोमेटो और टोबैको। कॉर्न जो है, मक्का, ये साउथ अमेरिका की नेटिव क्रॉप है। मक्का पूरे विश्व में साउथ अमेरिका से ही एक्सपोर्ट हुआ, पहुंचा। अर्जेंटीना यहाँ का मेजर एक्सपोर्टर है कॉर्न का। पोटैटो, एंडीज माउंटेन रेंज में पोटैटो का ओरिजिन हुआ था। टोमेटो, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में टोमेटो का ओरिजिनेशन हुआ था, जहाँ पर अभी हम लोगों ने चिली में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखा था, इस रीजन में टोमेटो का ओरिजिनेशन हुआ था। टोबैको, ब्राज़ील एंड कोलंबिया में टोबैको का डेवलपमेंट हुआ। पंपास रीजन, जो अभी पराना पैराग्वे रीजन है, पंपास रीजन से कहा जाता है। वीट कल्टीवेशन और कैटल रियरिंग के लिए इसे जाना जाता है। पशुपालन यहाँ होता है और गेहूं की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, तो ये मॉन्टेविडियो, साथ ही साथ अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में वीट और मीट का एक्सपोर्ट किया जाता है। गेहूं और मांस का एक्सपोर्ट मॉन्टेविडियो और ब्यूनस आयर्स से किया जाता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो चिली में है, वेस्टर्न चिली में, यहाँ पर वेलपाराइजो एंड सैंटियागो सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से अफेक्टेड हैं। वेलपाराइजो और सैंटियागो, चिली की कैपिटल है सैंटियागो। देखिए विटीकल्चर, विटीकल्चर का अभी हमने बताया था, ग्रेप प्रोडक्शन को विटीकल्चर कहते हैं। ग्रेप कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहते हैं।
और वाइन मेकिंग को वाइनी कल्चर कहा जाता है, वाइनी कल्चर, क्योंकि अंगूर से ही वाइन बनती है, तो जहाँ अंगूर ज़्यादा होगा वहीं पर वाइनी कल्चर होगा। तो विटीकल्चर और वाइनी कल्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो चिली में डेवलप होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। लाइव स्टॉक रियरिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग, huge estates, most of the livestock rearing in Pampas, Argentina and Uruguay, Llanos overgrazing। तो जो लानोस एरिया है यहाँ पर कैटल रियरिंग बहुत सालों से होती आ रही है, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर घास उग ही नहीं पाती कि पशु आकर के उस घास को खा जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक लाइव स्टॉक रियरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक, सबसे ज़्यादा पशुपालन पंपास रीजन में देखा जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व, तो ओरिनोको बेसिन जो है ना वेनेजुएला में, लेक माराकाइबो, ये दुनिया में पेट्रोलियम रिजर्व का एक बहुत बड़ा सेंटर है। जुपिटर ऑयल फील्ड यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ब्राज़ील में देखने को मिलती है। कॉपर रिजर्व, दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉपर चिली में पाया जाता है। चिली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, और जो रीजन जहां पर सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है चिली में, इसका नाम है चुकियाकामाटा। चुकियाकामाटा, तो चुकियाकामाटा में चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कॉपर रिजर्वायर्स जो हैं ये अर्जेंटीना में, पैराग्वे में, बोलीविया में, ब्राज़ील और वेनेजुएला में भी देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर्स, तो देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे साओ पोलो ब्राज़ील में ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्री डेवलप हुई। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील का फाइनेंशियल सेंटर है, जैसे मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ मेटलर्जी और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। बेलो होरिजोंते डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ मिनास गारियास, स्टील एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और मिनास गारियास के माइनिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं बेलो होरिजोंते में। बेलेम, ये पोर्ट एरिया है, यहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ का होता है? एल्यूमिनियम, आयरन और ब्राज़ीलियन नट्स का। काराकास, ये अर्जेंटीना में काराकास देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ वेनेजुएला है ये, सॉरी अर्जेंटीना नहीं, वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं काराकास। और ये काराकास जो है वेनेजुएला का फाइनेंशियल सेंटर है। केमिकल इंडस्ट्रीज काराकास में बहुत ज़्यादा होती है। चिली की कैपिटल सैंटियागो में इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में साउथ अमेरिका के मेजर पोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, फूड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई है, ऑयल रिफाइनरिंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है, और हैवी इंडस्ट्रीज़ को ब्यूनस आयर्स में डेवलप किया गया है। तो इतना सारा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर। तो आज हम लोगों ने मैपिंग के थ्रू डिस्कशन किया साउथ अमेरिका के रीजन्स का। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।